Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर है 6 यानी अध्याय 6 यानी के एनसीईआरटी कक्षा 11 संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। इसका क्या कार्य है, कैसे संचार किया जाता है, संचार स्तरों के आधार पर और संचार क्रिया के आधार पर और ये किस किस आधार पर संचार किए जाते हैं, वह सब हम इसी चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इसमें बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। संचार और संचार प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, मानव जीवन में संचार का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने के समय से ही मौजूद रहा है। यानी संचार पृथ्वी पर जब से शुरुआत हुई है, पृथ्वी पर जीवन की जब से शुरुआत हुई है तब से ही ये संचार चला आ रहा है। वर्तमान समय में संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। यानी वर्तमान इस समय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है, जिसके चलते बाजार में प्रति सप्ताह नई संचार प्रौद्योगिकी एवं उपकरण उभर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे उपकरण हैं जो अपनी गुणवत्ता एवं उपयोग के कारण जन समुदाय में लोकप्रिय हैं और लंबे समय में बाजार में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं, और कुछ जो कम समय में ही उनका चलन चला जाता है। आगे देखते हैं। संचार संचार क्या है? सामान्य रूप से संचार सूचना देने वाले तथा लेने वाले को किसी विशेष विषय सामग्री के लिए एक साथ एकत्रित करना है। संचार प्रसार शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। आगे देखते हैं। परिभाषा देख लेते हैं तो किसने क्या कहा है। संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। यह शब्द यानी ये लाइन किसने कही है? तो ये लाइन कही है लॉरेंस ए एल्पले लॉरेंस ए एल्पले ने कहा है। क्या कहा है? व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। विचार और भावनाएं दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाना ही संचार प्रक्रिया है। और जे पॉल लीगन्स ने क्या कहा है? संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का अर्थ, विषय सामग्री एवं प्रयोजन को समझ लेता है। ये किसने कहा है? जे पॉल लीगन्स ने। इन्होंने क्या कहा है? क्या समझ लेता है? इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों और तथ्यों, भावनाओं, इसमें क्या है? एक व्यक्ति अपने विचारों व इसमें एक दिया है, आप लोग यहाँ से ही कर सकते हैं कि एक लॉरेंस ए एप्ले तो एक व्यक्ति की बात की है इन्होंने। और जो जे पॉल लीगन्स हैं इन्होंने कितने की? दो की। दो या दो से अधिक व्यक्ति के आपस में विचारों और तथ्यों को इन्होंने दो या दो से अधिक, इतना ही पॉइंट पकड़ सकते हैं। जे मतलब बहुत। जे पॉल लीगन्स तो दो या दो से अधिक जे पॉल लीगन्स। एक व्यक्ति अपने विचारों को तो अल्पले यानी लॉरेंस ए अल्पले, ये एक से
के अल्पले जोड़ देंगे। आगे देखते हैं वर्गीकरण। सॉरी, संचार का वर्गीकरण। कैसे संचार को स्वरूपों, माध्यमों, कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। संचार को स्वरूपों के आधार पर, माध्यमों, प्रकारों और स्तरों के आधार पर निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है। कितने में? संचार स्वरूपों में, माध्यमों में, प्रकारों में, स्तरों में यानी विभाजित किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। एक तरफा संचार। एक तरफा संचार मतलब जैसे कि हम किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइव नहीं है, वेबसाइट से कोई सूचना ग्रहण कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग करना, भाषण, व्याख्यान, प्रवचन सुनना, ये सभी क्या हैं? एक तरफा संचार हैं। देखिए तो किंतु वह प्रेषक को इसके बदले में कुछ लौटा नहीं पाता है, तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है, तो ये क्या है? एक तरफा संचार है। दो तरफा संचार जैसे कि हम लाइव वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, विचार विमर्श करना, ये सभी इंटरनेट पर चैटिंग, ये सभी कैसे हैं? दो तरफा संचार होते हैं। आगे देखते हैं कितना बकवास कार्यक्रम है, मुझे ये चैनल बदल देना चाहिए। जोसेफ जुबैदा साम्राज्य की बात है, ये दो तरफा है और ये एक तरफा है। ये एक तरफा हो गया, अकेला ही देख रहा है, इसमें दो देख रहे हैं, ये कह रहा है, ये सुन रहा है, ये इसके यानी फीडबैक दे रहा है, ये सभी एक तरफा और दो तरफा। आप लोग समझ गए होंगे। ये किसके आधार पर थे? क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर कितने संचार? दो, एक तरफा और दो तरफा। अब देखते हैं आगे क्रिया के आधार पर कितने संचार? एक तरफा और दो तरफा। एक तरफा, दो तरफा। क्रिया, क्रिया एक और दो, क्रिया एक दो, तो एक तरफा दो तरफा। एक तरफा यानी मतलब हम टीवी देखते हैं और जैसे कोई सूचना प्राप्त करते हैं, इंटरनेट पर कोई भाषण सुनते हैं, जो उससे व्याख्यान, प्रवचन सुनना आदि एक तरफा में आते हैं। दो तरफा में हम विचार विमर्श करते हैं, जैसे कि मोबाइल पर बात करना, इंटरनेट चैटिंग, लाइव वीडियो, ये सभी दो तरफा में आते हैं। ये अब आगे देखते हैं हम संचार के स्तरों पर आधारित वर्गीकरण। पहले देखा क्रिया के आधार पर, दूसरा है हमारा स्तरों के आधार पर। स्तरों के आधार पर चार प्रकार का संचार होता है, यानी परस्पर क्रिया के आधार पर दो प्रकार का, स्तरों के आधार पर चार प्रकार का। तो नंबर पहला है अंतराव्यक्तिक संचार। अंतराव्यक्तिक संचार से स्वयं से संवाद करने से होता है। स्वयं, इंसान स्वयं, जैसे ऋषि मुनि और ये सभी मौखिक परीक्षा में होने वाले पूर्व साक्षात्कार। अब हम मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने पूर्व उसका मानसिक अभ्यास संचार है, यानी मन ही मन में सोचना कि कोई परीक्षा है, मौखिक परीक्षा होनी है, तो हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सुनाना है, क्या पूछा जाएगा, ये सभी विचार विमर्श कर रहा है अपने अंदर ही अंदर। तो एक हो गया अंतराव्यक्तिक संचार, जैसे कि उदाहरण मैंने बता दिया ऋषि मुनि। और अंतरवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक संचार जैसे कि नेता को जान सकते हैं कि नेता एक दूसरे को ऐसे प्रभावित करता है जैसे तुरंत ही वो जनता उसकी तरफ उमड़ आती है। अंतर्व्यक्तिक एक का संबंध दो या उनसे अधिक लोगों के बीच आमने सामने होने की स्थिति में मतों और विचारों की भागीदारी से है। आप लोग समझ गए होंगे अंतराव्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों में अंतर, यानी अंतराव्यक्तिक खुद से बात करता है, अंतर्वैयक्तिक यानी दूसरे से बात करना। दो को
आगे देखते हैं, दो और बचे हैं इसमें। किसके स्तर के आधार पर, क्रिया के आधार पर हमने दो बताए, एक तरफा दो तरफा। स्तर के आधार पर हमारे चार हैं, एक तरफा दो तरफा, समूह और जनसंचार। समूह में क्या होता है, समूह संचार में अंतर व्यक्तिक संचार की ही भांति प्रत्यक्ष और व्यक्तिक तरीके का संचार है, परंतु संचार प्रक्रिया में दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ये समूह संचार हो गया। इसमें मनोविनोद और तनाव मुक्ति होने से समाजीकरण में प्रेरित एक पढ़ना। इतना ही समझना है हमें कि समूह संचार में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते, और जन संचार में हम तुलना नहीं कर सकते एक ही समय में अनगिनत लोगों पर संदेश पहुंचाने का माध्यम है। श्रोतागण अलग अलग जाति, देश, विचारों के हो सकते हैं। इनमें से निम्न विभाजन किया जा सकता है। इसमें से जनसंचार के कुछ भाग हैं, वो हम देख लेते हैं। प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में हम समाचार पत्र देखते हैं, पत्रिकाएं और किताबें देखते हैं। नंबर बी पे है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, ऑडियो और कैसेटें आदि ये देखते हैं। सी में नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, नृत्य नाटक आदि भी संदेश भेजने के संचार हैं। अगला है अंतरा संस्था संचार। अंतरा संस्था संचार में क्या है, अंतरा संस्था का संचार सुव्यवस्थित संगठनों में होता है। मनुष्य की ही भांति जब लोग एक तरफा किसी संस्था या संगठन में कार्य करते हैं तो संस्था भी संबंध स्थापित करती है। अंतरा संस्थागत यानी कोई भी संस्था में कोई कार्य करता है, उस व्यक्ति से संस्था का भी कुछ जुड़ाव होता है, वही है हमारा अंतर्व्यक्तिक संस्था। अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक अंतर संस्था अंतरा संस्था और अंतर संस्था। अंतर संस्था संचार का संबंध किसी संस्था द्वारा दूसरी संस्था के द्वारा किसी अंतर संस्था संचार का संबंध किसी संस्था द्वारा दूसरी संस्था के साथ अपने समन्वय से काम करने के लक्ष्य की दृष्टि से विकसित संचार प्रणाली से। उदाहरण के लिए देश का विकास, ये सभी देश के विकास में ये चार्ट दिया है। अब हम आगे देखते हैं इसमें संचार के साधन अथवा विधि पर आधारित वर्गीकरण। साधन और विधि पर आधारित वर्गीकरण कितने प्रकार से है, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। शाब्दिक या मौखिक संचार बोलना, गाना और कभी कभी स्वर या लहजा इत्यादि श्रवण साधन या मौखिक माध्यम होते हैं। यह मौखिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। गैर शाब्दिक इसमें भाव भंगिमा, पहनावा, लिखाई, पराभाषा, नेत्र संपर्क और क्या है मिजाज, मुख मुद्राएं, ये सभी गैर शाब्दिक में आते हैं। आगे देखते एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। एक से अधिक इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण क्या है, तो लोग जो पढ़ते हैं उसका 10% याद होता है। हम किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं तो हमें कितना याद होगा, 10% याद होगा। जो लोग सुनते हैं उसका लगभग 20%
यानी जो लोग किसी वीडियो या कोई पढ़ रहा है या कुछ भी चल रहा है तो वो सुन रहा है तो उसे 20 से 25% याद होता है। सुनने वाले को कितना 20 से 25% याद होता है। जो लोग देखते हैं उसका लगभग देखने वालों को कितने तो 30 से 35% प्रतिशत उनके दिमाग में रहता है। जो लोग देखते हैं और सुनते हैं उसका 50% उसके अधिक से अधिक याद रखते हैं। जो लोग देखते हैं सुनते हैं करते हैं तथा 20 से 25% या उससे अधिक याद रखते हैं। देखा सुना और किया। अधिक इंद्रियों से काम लेने पर अध्ययन अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि स्थायी रहता है। तो हम ये सब देख चुके हैं और आगे और देख लेते हैं किसके संचार कैसे होता है। संचार प्रक्रिया देख लेते हैं। इंद्रियों के आधार पर संचार वर्गीकरण ये है। इंद्रियों के आधार पर देख लेते हैं तो श्रव्य रेडियो रिकॉर्डिंग सीडी प्लेयर व्याख्यान व लैंड लाइन और मोबाइल फोन एक इस पर है श्रव्य पर। और दृश्य पर है संकेत या प्रतीक मुद्रित सामग्री चार्ट पोस्टर। श्रव्य पर टेलीविजन वीडियो फिल्में मल्टीमीडिया इंटरनेट। आगे देखते संचार कैसे होता है। संचार की प्रक्रिया क्या है। तो किसी माध्यम के जरिए प्रेषक से प्राप्त तक सूचना तथा विषय के संप्रेषक की प्रक्रिया संचार कहलाती है। ये देखते हैं श्रोता। श्रोता क्या है। श्रोता को हम संचारक भी कह सकते हैं उद्भावक भी प्रेषक भी। ये इसके 3 उपनाम हैं। संदेश को सूचना विचार विषय ये सब कह सकते हैं। आगे देखते हैं चैनल। चैनल को साधन या माध्यम कहते हैं। और ग्राही प्राप्तकर्ता दर्शक श्रोता कहते हैं। अब ये यहाँ पे श्रोता को जो भी संचार प्रभाव पड़ता है उसकी प्रतिपुष्टि या दर्शकों की अनुक्रिया पर प्रयुक्त होते हैं। संचार का SMCRI मॉडल क्या है। तो पहला स्रोत है, दूसरा संदेश है, चैनल है, आगे अंत व्यक्तिक संचार चैनल, जन संचार माध्यम, ग्राही यानी प्राप्तकर्ता को कहते हैं। आगे देखते हैं हो जाए संचार का माध्यम मीडिया है। संचार माध्यमों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ये सभी ये तो अभी बहुत है। ये दूसरी क्लास में ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही यानी चैप्टर के साथ इसी चैप्टर का अगला भाग इसी के साथ। तो तब तक थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम।